खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व उप नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता कर रीवा में विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के किए हुए विकास कार्यों को सवालों को घेरे में खड़ा कर दिया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने नर्सिंग कॉलेज के सील होने से लेकर रीवा में हर वर्ष हो रहे पौधारोपण, उसमें हो रहे घोटाले, सीधी पेशाब कांड, तमाम मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से विंध्य में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ हेमंत कटारे भी रीवा पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता कर मध्य प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल को सवालों के माध्यम से आड़े हाथों लिया। पत्रकार वार्ता में रीवा कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, मऊगंज कांग्रेस अध्यक्ष पद्मेश गौतम सहित तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप भी सुनिए नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता कर क्या जानकारी दी और राजेंद्र शुक्ल पर क्या आरोप लगाए हैं। साथियों का आज इस जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मानित उमंग सिंघार जी हैं और हमारे साथ हैं विधायक सम्मानित हेमंत कटारे जी और हमारे रीवा से विधायक सम्मानित अभय मिश्रा जी यहाँ इस प्रेस वार्ता में उपलब्ध हैं। साथ में हैं हमारे शहर के अध्यक्ष सम्मानित लखनलाल खंडेलवाल जी, सम्मानित पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी। साथियों, अब मध्य प्रदेश के और रीवा जिले के कुछ ज्वलंत मुद्दों पे नेता प्रतिपक्ष महोदय आपसे कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। विधानसभा के उप नेता श्री हेमंत कटारे जी अपनी बात रखेंगे। प्रेस के साथी आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार सब लोगों को। और इस आशा के साथ हम लोग अपनी बात कहेंगे कि जिस ईमानदारी निष्पक्षता से के साथ अभी तक आप लोग हर जनहित के विषय को उजागर करते रहे हैं, उसी क्रम को जारी रखेंगे। आपने कोविड काल में भी, मैं समझता हूँ, जो जाबाजी आप लोगों ने दिखाई थी ज़मीन पे उतर के अपने जीवन को दांव पे लगा करके, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाने का, जो कि हम लोग करेंगे, और उसके बाद उस संदेश को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाने का कार्य आप लोगों का है। तो मैं इसलिए आप सब लोगों से इसी बात से आशा, मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ बहुत बार आए हैं रीवा में या विंध्य में, मेरा पहली बार ही आना हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का सबका किसी ना किसी माध्यम से उनका जुड़ाव भी रहा हो। तो मैं सब अपने परिवार के लोगों को फिर नमस्कार करके, चूँकि वही बात मैं नहीं समझता मैं कहूँ, फिर हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कहें, तो विस्तृत रूप से नेता प्रतिपक्ष जी बताएंगे। मैं सिर्फ आपको औपचारिक जो बात है जिसके कारण आज हम लोग यहाँ हैं, मोटी बात आपको बता देता हूँ। इस क्षेत्र से, विंध्य से मेरे परिवार का, हम सब लोगों का विशेष लगाव रहा है। और जब से ये दायित्व हम लोगों को आदरणीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने सौंपा है, नेता प्रतिपक्ष जी को, मुझे या प्रदेश अध्यक्ष जी, और सब लोगों को हमको जो जो जिम्मेदारी दी है, हम सब लोग विंध्य की हमेशा चिंता करते रहे हैं। और यहाँ के विषयों को लेकर के, चाहे जो माननीय विधायक हों या पूर्व विधायक रहे हों या वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हों, समाज सेवी हों, या जो लोगों ने चुनाव लड़ा प्रत्याशी, हम लोग उनसे निरंतर चर्चा करते रहते हैं और चिंता मनन करते रहते हैं कैसे उन समस्याओं का निराकरण होगा। बड़े शर्म की बात है कि हम उस जिले में आज आकर के बैठे हैं जहाँ पे इतने बड़े अपने आप को कद्दावर कहने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो डिप्टी सीएम, सेकंड टू सीएम, मतलब सेकंड पद पे हैं, और उनके खुद के गृह जिले में वो जिस विभाग के मंत्री हैं, और जो नर्सिंग महाघोटाला इस समय पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उनके खुद के गृह जिले का एकमात्र जो सरकारी कॉलेज है वो अब वो है, क्या कहते हैं, अनसूटेबल है। तो और ये भी हाई कोर्ट के निर्देश पे, ऐसा नहीं कि मंत्री जी की नींद नहीं खुली थी। तो मेरा ये कहना है, जिस दमदारी से नेता प्रतिपक्ष जी ने इस पूरे विषय को उठाया नर्सिंग महाघोटाले को, विश्वास सारंग को तो पहले फुर्सत में शर्म के मारे इस्तीफा दे देनी चाहिए, लेकिन शर्म तो है ही नहीं लोग। दूसरी बात, माननीय डिप्टी सीएम भोपाल में कद्दावर नेता है, लेकिन गृह जिले की स्थिति क्या है ये तो देखिए। आप प्रदेश को क्या उदाहरण दे रहे हैं अपने गृह जिले से, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। युवाओं के रोजगार की चिंता की और बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रोजगार की। सच तो यह है कि अभी हाल ही में इनके एक विधायक ने
आप सब लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अपनी डिग्रियां फेंक दो और पंचर की दुकान खोल लो। ये संदेश दे रहे हैं युवाओं को। ऊपर वाले कह रहे हैं कि भजिए तलो, पकौड़े तलो, और नीचे वाले प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि पंचर की दुकान खोलो। ये युवाओं के लिए इनकी सोच दर्शाती है। चूँकि यहाँ काफ़ी सारे युवा हैं और यहाँ की विंध्य की राजनीति में मैंने देखा युवाओं का बड़ा अहम भूमिका होती है। माताएं बहनें महिलाएं भी हमारी खड़ी हुई है। तो आप सबको याद होगा मंच से कैसे चिल्ला चिल्ला के इनने 3,000 रुपये का वायदा किया था। चिल्ला चिल्ला के 3,000 रुपये का कहते थे कि 3,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये देंगे। और जब शर्म की बात यह कि जब बजट आया तो नेता प्रतिपक्ष जी ने भी पूछा, हमने भी ढूंढा, वो 3,000 रुपये हम ढूंढते ढूंढते पूरी किताबों के पन्ने पलट दिए, लेकिन 3,000 रुपये नहीं मिले। तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कथनी और करनी में अंतर है। अब मैं चाहूँगा कि मैं और समय ना लेते हुए सारे जो विषय हैं यहाँ के जनहित के विषय, जो समस्याएं हैं, उन सबको लेकर के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी उस पर प्रकाश डालेंगे और आपसे अपनी बात कहेंगे। हमारे माननीय उपनेता हमारे हेमंत कटारे जी, इधर के रीवा क्षेत्र के एकमात्र विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित राजन शर्मा जी, सम्मानित खंडेलवाल जी, सम्मानित पद्मेश गौतम जी, सम्मानित सुगेन सिंह बना जी, और सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिस प्रकार अभी हमारे हेमंत जी ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार कैसे बनाती है, 5 साल लुभाने वादे करती है और आखिरी के अंदर एक वादे पे सरकार बनाने की बात करते हैं। शिवराज जी थे, उन्होंने कई वादे किए, घोषणावीर कहलाने लग गए और शिवराज जी चले गए। उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोगों ने उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया। लाडली बहना बेचारी, या लाडली बहना मामा को देख रही, मामा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन वादों पे सरकार आई, चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात करी हो, चाहे आपने गेहूं की समर्थन मूल्य की बात करी, इनके घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये भाजपा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन वो रामायण और गीता इनका घोषणा पत्र पढ़ना नहीं चाहते। तो लाडली बहना आपको पता है क्या स्थिति है, बजट में कोई प्रोविजन नहीं रहा। चूँकि इस क्षेत्र हमेशा कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस विंध्य के दौरे में मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी है और एक विंध्य की भूमिका होती है सरकार बनाने में, निर्णायक स्थिति में होती है। अब यहाँ पर कहने के तो नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत भी देखा जाए तो सरकारी कॉलेज से हुई कि जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही फैकल्टी नहीं है तो अनन फनन में नियम बदल दिए गए। और हमारी इसमें लड़ाई ये है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पे दलाली कर रहा था, क्या विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता पे क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कर रही है। जो असली कल्प्रेट है, जिन्होंने युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला, कई साल परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। और मैं समझता हूं कि अगर फर्जी डिग्री दी जाएगी कोई नर्स को, एएनएम को, तो कैसे एक मरीज का इलाज करेंगे, राम भरोसे आप समझ सकते हैं। तो एक ये मानवीय पहलू भी है और युवाओं के भविष्य की बात है। तो इस लड़ाई को पूरी प्रदेश कांग्रेस, हम लोग सब लड़ रहे हैं, विधायक सभी लोगों ने इस बार मजबूती के साथ लड़ा और इस लड़ाई को निरंतर रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के घोटाले दोबारा ना हो भविष्य में, मैं ऐसा समझता हूँ। एक चीज़ और है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी, अब मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते हैं लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में है। और ये बड़े दुख की बात, यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री है और
मुझे जानकारी मिली कि योगी के पास भी गए थे वो कि मदद करने के लिए कि इस कोरेक्स को कैसे नशा को ख़त्म करें। तो मेरे को लगता है कि राजेंद्र शुक्ल जी ने खुद ने बता दिया कि खुद असक्षम है उप मुख्यमंत्री, जो यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से और यहाँ की अपनी रीवा को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है अगर मदद मांगने गए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो जानकारी मिली है कि शराब से ज़्यादा नशा कोरेक्स का हो रहा है, तो इनके पीछे कौन लिप्त है, कहाँ पुलिस प्रशासन है, कौन अधिकारी लिप्त है जो ब्लैकमेलिंग करवा रहे, अवैध धंधा करा रहे। अगर उप मुख्यमंत्री के ज़िले में अगर ये स्थिति है, तो प्रदेश में आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा रख सकते, आप समझ सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज में है यहाँ पे, लेकिन जो जानकारी मिली कि फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता। तो सरकार किस प्रकार से असक्षम है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं करती है और बड़े बड़े वादे करते हैं लोग। घटनाएं कई घटती हैं। इसके पहले भी आपको पता है कि सीधी में भी घटना घटी, 7 छात्राओं के साथ रेप हुआ, SC/SC के साथ भी दशमत के साथ हुआ, और क्या स्थिति आपको पता ही है सीधी पेशाब कांड को लेके। रीवा शहर में कितने सालों से पौधे लग रहे हैं, अभी पौधे लगने का समय है। तो मेरे को लगता है कि 20 सालों में करीब 50 करोड़ के आसपास बजट के पौधे लग चुके हैं। और मैं भी रास्ते में जब आ रहा था फ्लाईओवर से उतरा, तो पौधे तो नज़ारा दिखे। तो ये भी एक वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में जो घोटाला चल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसको हम आने वाले समय में प्रदेश में भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। संजय गांधी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जो कई समय से है, लेकिन मुझे जानकारी जो मिली है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज सिर्फ नाम के लिए भर्ती होते हैं और डॉक्टरों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, अपने नर्सिंग कॉलेज अस्पताल खोल रखे हैं, वहाँ शाम को भर्ती हो जाते हैं। सच्चाई आप में से बेहतर जानते हैं। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी इतने असक्षम है कि सरकारी कॉलेज की व्यवस्था ढंग से नहीं करा सकते? क्या उप मुख्यमंत्री जी का प्राइवेट डॉक्टरों के साथ या सरकारी डॉक्टर जो कर रहे हैं, जिनके प्राइवेट नर्सिंग है, क्या उनके साथ आपका कमीशन का रिश्ता नाता तो नहीं है? तो ये एक महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान योजना के जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से फर्जी मरीज दिखा के उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर उप मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे, तो इनसे उप मुख्यमंत्री का पद वापस लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। किसानों को आपको कहा ना, देश में एक बार इमरजेंसी लगी, लेकिन इस समय देश में पिछले 10 साल से इमरजेंसी लगी। जैसे आपकी जानकारी के लिए आज संवैधानिक अभी लोकायुक्त को लेके सरकार ने मनमानी तरीके से लोकायुक्त की नियुक्ति करी। क्यों करी लोकायुक्त की नियुक्ति? क्यों? मुख्यमंत्री जी को उसका इंटरेस्ट था? क्या मुख्यमंत्री जांच में फंसे हुए? क्या ऐसे कोई अधिकारी जांच में फंसे हुए कि आपने लोकायुक्त की रातों रात नियुक्ति कर रहे? इसके लिए हम गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में CGI ने खुद ने उसमें माननीय न्यायमूर्ति जी ने विवेक से उसको सुना, उसको एक्सेप्ट किया, उस पर चल रहा है। तो हम जो भी असंवैधानिक है उस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लड़ेगी। जी देखिए, जो घटना घटी है, निश्चित तौर से एक राज्य मंत्री के मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को वहीं बोलूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर विषय सब मिक्स हो जाएंगे। मैं इसीलिए मौके मुआयने पे जा रहा हूँ। जो मुझे सूचना मिली है कि जो जिस प्रकार से उसको 15 दिन पहले लाइसेंस मिला था, जो एक 4 भाई हैं, राज्य मंत्री के करीबी हैं, अब उन्होंने अपने शौक या होश हवास में थे, नशे में पुलिस बता रही है, लेकिन इस प्रकार की दबंगई अगर कर रहे हैं तो सरकार के किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है कि जो खुलेआम अगर लाइसेंस लेके अगर जिस प्रकार से चल रहा है। भी मैंने जानकारी मिली कि कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाइसेंस के होड़ लगी हुई है।
तो क्यों आप इस प्रकार से हथियार बांटना चाह रहे हैं? क्या इस प्रकार से क्या छोटे गरीब परिवारों पे क्या आप गोलियां चलाने के दी जा रही है? आप सिंगरौली जा रहे हैं। कल महिला कांग्रेस की शर्मा जो 2 बार की जिला पंचायत अध्यक्ष है सिंगरौली, तमाम तरीके क्या जी, उन्होंने ये भी कहा है कि और वो अपनी बात कह रही है कि बीच की बेटी का अपमान उन्होंने किया और बकायदा सोशल मीडिया में सारे वीडियोस मौजूद हैं। देखिए, अब पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, इस बात को आपस में चर्चा करके माननीय अध्यक्ष जी और महिला कांग्रेस को देख रही है। बहुत फर्जी पद नियुक्त की बात आई है, जैसे बहुत फर्जी पद दिए गए, वैसे ओरिजिनल जितने पद हैं इनको देखिए, आप पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तो पार्टी में वापस रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और आप आने वाली प्रदेश कांग्रेस में कम पद होंगे, जो 3000 4000 पद के वो नहीं रहेंगे और महत्वपूर्ण लोगों को सम्मान दिया जाएगा, जवाबदारी दी जाएगी और जो काम करेगा उसके आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल जी का सीधा एजेंडा, उस एजेंडा को कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस में लागू करेगी। विषय जाएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं तो आपको, अगर आपने निकाली है बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी धर्म राजस्व विभाग उज्जैन ट्रांसफ़र किया गया। तो क्यों किया गया, इसके पीछे क्या है? क्या मुख्यमंत्री वहाँ के इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि और कोई कारण? उसके पीछे का कारण यह है कि आरएसएस वहाँ से पूरी गतिविधियाँ संचालित करता है, धार्मिक गतिविधियाँ, और सभी मंदिरों को ऑपरेट करते हैं। जो आरएसएस के पास कलेक्शन आता है वो कहीं ना कहीं मंदिरों के आसपास से जुड़ी संस्थाओं से क्यों है? ये सब गतिविधियां वहाँ से चल रही है और इस मंशा से मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया। तो ये अब आप जानते हैं कि अयोध्या में क्या हुआ अभी, तो अब धर्म की राजनीति देश में नहीं चलेगी। देश के अंदर सभी को मौलिक अधिकार की, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, चाहे आप पत्रकार है तो आपको भी अधिकार है अपनी बात कहने का। जिस प्रकार से सब पे बंदिशें लगाई जा रही थी, तो मैं निश्चित तौर से समझता हूँ कि इस बार देश की जनता ने एक जो भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत में रखा, तो ये देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने संविधान की रक्षा करी। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा लोकसभा दोनों का वगैरह को लेके आपने देखा प्रयोगशालाएं पूरे जिले में, चाहे आसपास के पूरे क्षेत्र में बंद है। 50-50 लाख रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी लुभावनी योजना थी कि हम हर किसान की, हर खेत की मिट्टी का परीक्षण करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक ना वो स्टाफ है और सब प्रयोगशालाएं धूल खा रही है। तो ये सरकार सिर्फ एक ब्रांडिंग की है सरकार है और उत्खनन की और सरकार है। माल लूटो, जेब में भरो, जनता से कोई मतलब नहीं। रीवा जिले के अंदर आसपास के जिलों में कई उत्खनन चल रहा है और इसमें कौन लिप्त है, कौन भाजपा के लोग लिप्त है, आप सब जानते हैं। इस पे भी हम लोग आने वाले विधानसभा में इस बात को मजबूती से उठाएंगे। एक और चीज़ कि विधानसभा हमने भी उठाया था, लोक संपत्ति परिसंपत्ति के अंदर कई घोटाले हुए, हाउसिंग बोर्ड के अंदर हुए। रीवा में भी नए बस स्टैंड को लेकर 80 करोड़ की ज़मीन 8 करोड़ में दे दी गई। पुनः गणतंत्रीकरण योजना के अंदर बाल भारती स्कूल की 36 करोड़ में ज़मीन दे दी गई, जिसमें कि बाजार मूल्य उसका 200 करोड़ था। ऐसी एक समदरिया बिल्डर है, उन्हें 50,000 स्क्वायर फीट की जगह ऑडिटोरियम के नाम पर जो 14 करोड़ में दे दी गई, उसकी जिसकी 100 करोड़ कीमत है। ऐसे ही बिहार नदी के पास ये 200 करोड़ की ज़मीन है, इसको 65 करोड़ में दे दी गई। तो ये भी एक बड़े मामले हैं। सिविल लाइन के पास 1,28,000 वर्ग फुट की ज़मीन है, 100 करोड़ में समदरिया बिल्डर को दे दी गई, जिसकी बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए है। तो अभी परिसंपत्ति के अंदर ये तो हाउसिंग की मैंने बताई, चारों भूमि जो है, और भी इसके अलावा गंगा कछार, मानस भवन, कलेक्ट्रेट के सामने पुराने बस स्टैंड और चिरहुला कुक्कड़ प्रशिक्षण केंद्र, 65 करोड़ की ज़मीन है, लेकिन बाजार मूल्य इसका 800 करोड़ रुपए है। तो ये बंदरबाट जिस प्रकार से चल रही है,
जिले के अंदर और क्षेत्र में, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सोच का विषय है, चूँकि पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के घोटाले चल रहे हैं और सरकार के पास पैसा है नहीं। सरकार के पास मात्र राजस्व प्राप्ति में से पूरे खर्चे 1,27,000 करोड़ में से मात्र 5,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन बताते हैं कि हमारा 4.25 लाख करोड़ का बजट था। बजट 81,000 करोड़ का आप कर्ज ले रहे हो, जनता को आप कर्ज लेके घी पिलाना चाह रहे हो, लेकिन घी पिला रहे हो लेकिन घी जनता को नहीं पिला रही। जो अधिकारी है, जो मंत्री, भ्रष्टाचारी, इन लोगों को घी पिला रहे हैं। जनता के ये विकास की बात नहीं करना चाहते। अब आप बजट देखेंगे तो सिर्फ 5,000 करोड़ के अंदर पूरे प्रदेश का विकास कैसे होगा। तो ये झूठी बातें करके, ब्रांडिंग करके सरकार चलाते हैं। तो जो मैंने आपको अवैध उत्खनन के बताए, चाहे यहाँ नशे के संबंध में आपको बताया, इनके संबंध में मैं सरकार से चाहूँगा, मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इस पर तत्काल इस पर कार्रवाई हो और इन जितने भी घोटाले ज़मीन के, इस पर जांच होना चाहिए, अवैध खनन रुकना चाहिए। अपराध जो जिस प्रकार से रीवा जिले में मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में 33,621 अपराध हुए, उसमें अकेले रीवा में 24,883 अपराध हुए। तो इस प्रकार के अगर अपराध हो रहे हैं तो क्या अलग हो गया। तो ये अब ये डेटा इनके साइट से डेटा है, तो अगर इस प्रकार अगर ये हो रहा है तो रीवा किस ओर जा रहा है, रीवा के युवाओं का क्या भविष्य है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये हमारी सबकी एक नैतिक जवाबदारी विपक्ष के नाते कि हम सरकार को जगाएं और सरकार को सचेत करें कि यहाँ की रीवा और रीवा के आसपास के क्षेत्र को किस प्रकार से शांति व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को रोके। धन्यवाद। सॉरी, आपने कहा सारे मुद्दों को विधानसभा में आपकी जानकारी के लिए कल विश्वास सारंग को लेके हमने कल थाने भी गए, तो वहाँ विधानसभा नहीं थी, थाना था। उस थाने में जाके उसकी FIR के हमने आवेदन दिया। तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे, मैदान पे जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, किसी भी मुद्दे को लेके हम सड़क पे भी न्याय के लिए बढ़ेंगे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।